पढ़ना यहाँ पढ़ाना यहाँ, विंडीज सर जाना कहाँ। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, ये सेशन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कृषि साइड के जो विद्यार्थी हैं और कक्षा 12 के भी विद्यार्थी जो कि कृषि से हैं और जिनका देखिए विषय जो है ये कृषि रसायन विज्ञान। तो कृषि रसायन विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण देखिए 2022 का जो आपका वार्षिक का पेपर हुआ है उस पर पूरा का पूरा फुल डिस्कशन मैं करने वाला हूँ, वो भी सॉल्यूशन के साथ। तो वीडियो को बिना इसके के हुए आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें जो आप लोग का बात हो रहा है वो पेपर का डायरेक्ट हल का बात हो रहा है कि ये जो कृषि रसायन विज्ञान में किस तरीके का आपका पेपर पूछा जा रहा है और किस तरीके से आपको उसका उत्तर देना है। ऑडिशंस, यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहेगा तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लाइक करते हैं तो आपकी इच्छा के ऊपर है, अगर लाइक करते हैं तो उससे एक मोटिवेशन मिलता है, बस इसीलिए लाइक के बारे में बात किया था। वैसे आपकी इच्छा, आप नहीं भी करेंगे तब भी हम आपके लिए समर्पित भाव से इसी तरीके से लेक्चर प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग इसी उद्देश्य के साथ आगे इस सेशन को लेकर। कृषि रसायन विज्ञान कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये ओरिजिनल पेपर है। वार्षिक प्रश्न पत्र जो 2022 का, ये पूरा का पूरा हल आप लोगों को बताया जा रहा है। और डिस्टेंस इस पेपर को देखें तो निश्चित तौर पर ये पेपर आप लोगों को जो है लाभान्वित जरूर करेगा। तो चलिए करते हैं इससे हम लोग स्टार्ट और बनाते हैं इस लेक्चर को खास हम लोग। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, किस तरीके से प्रश्नों की श्रृंखला है आपकी। तो जब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर स्टार्ट होता है आप लोग का बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला से। देखिए डिस्टेंस बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में जो कृषि रसायन विज्ञान का है एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए पहला प्रश्न है, विस्फोटक पदार्थ है NCl3, PCl3, AgCl3, SbCl3। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला करेक्ट हो जाएगा, NCl3 जो होगा वो एक विस्फोटक पदार्थ है। ख प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, ग्रिसलाल का परीक्षण क्या होता है। डंस्टन परीक्षण होता है, आयोडोफार्म होता है, मालिस परीक्षण होता है, लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण होता है। तो ये होता है एडिशन देखिए मालिस परीक्षण होता है। क्या होता है, इसे हम लोग मालिस परीक्षण की श्रेणी में रखते हैं। तो जो ख प्रश्न है उसका विकल्प नंबर जो 3 होगा वो करेक्ट हो जाएगा। जब ग प्रश्न की हम लोग देखिए पढ़ते हैं जब यहाँ पर, तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है, N2O3, P2O3, Sb2O3, Bi2O3। तो देखिए Bi2O3 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पर और देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को। यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो घ प्रश्न की ओर, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार को उदासीनीकरण उष्मा होती है। तो यहाँ देखिए होती है -13.68 किलो कैलोरी। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। विषम चक्रीय यौगिक कौन है, तो ये देखिए पिरीडीन जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे यहाँ पर कि देखते हैं फिर बढ़ते हैं जब लोग यहाँ पर आगे प्रश्नों की श्रृंखला में यहाँ पर, तो अब निश्चित उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जब बढ़ते हैं तो इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए मिल रहे हैं आप लोग को। यहाँ पर जो है निश्चित उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में यहाँ पर जब बढ़ रहे हैं तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या है आप लोग का, C6H12O6 में कार्बन की संयोजकता क्या होगी। C6H12O6 में कार्बन परमाणु की संयोजकता क्या होगी। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितना होता है, 4 होता है। तो 4 आप यहाँ पर इसको लेके सॉल्व भी कर सकते हैं, तो सॉल्व करने से भी ये मिल जाएगा आप लोगों को ना। जब संयोजकता निकालने वाला होता है वैलेंसी कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जल की अस्थायी कठोरता किन किन यौगिकों के कारण होती है। देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कारण क्या होता है, जल की अस्थायी कठोरता होती है। ठीक है, चौथे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला में जब हम लोग पढ़ते हैं देखिए यहाँ पर, तो KNO3 को गर्म करने पर प्राप्त यौगिकों के नाम बताइए। देखिए KNO3 को जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये 336 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये पिघलकर पोटेशियम नाइट्राइट में टूटता है और ऑक्सीजन में अवघटित हो जाता है। देखिए 2KNO3 देखिए पोटेशियम नाइट्रेट हो गया ये। ठीक है, इसको जब गर्म किया गया तो ये आपका हो गया पोटेशियम नाइट्राइट हो गया और साथ ही साथ ऑक्सीजन हो गया। तो ये इन दोनों में क्या होता है, अवघटित हो जाता है। मतलब प्रश्नों की श्रृंखला में चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पर और परमाणु भार की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। देखिए परमाणु भार के बारे में अगर बात किया जाए तो एक तरीके से वजन की बात होती है, यानी परमाणुओं का जो भार होता है इसी का वजन। देखिए परमाणु के जब हम लोग अलग अलग लेते हैं तो अब जैसे परमाणु के बारे में क्या होता है, तो किसी भी परमाणु का किसी भी पदार्थ का सबसे जो अति सूक्ष्म जो कण होता है यानी सबसे सूक्ष्मतम भाग जो होता है उसी के क्या बोलते हैं हम लोग, परमाणु बोलते हैं। परमाणु भार की परिभाषा लिखना है। देखिए यहाँ पर किसी तत्व का परमाणु भार देखिए वह संख्या होता है उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के
एक परमाणु के 1.008 भाग अथवा ऑक्सीजन के एक परमाणु के 16वें भाग अथवा कार्बन के एक परमाणु के 12वें भाग के कितने गुने भारी है। इसका जो हमें मिलता है इंफॉर्मेशन वो परमाणु भार ही होता है। देखिए तीन तरीके से बात हुई। हाइड्रोजन के एक परमाणु के 1.008 भाग का 1.008 भाग का वो पदार्थ कितना बड़ा, वो जो भार है वो कितना है। या तो ऑक्सीजन के एक परमाणु के 16वें भाग की बात हो रही है, या कार्बन के एक परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, ये जो बताता है उसे हम लोग बोलते हैं परमाणु भार बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की और यहाँ पर H2SO4 परमाणु भार ज्ञात कीजिए। देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो 2 into 1 हो जाएगा। और यहाँ पर सल्फर होता है, सल्फर जो है, सल्फर कितना होता है, 16 हो गया इसका परमाणु क्रमांक, तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। और सल्फर 1 है आपका, और ऑक्सीजन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इसका परमाणु भार हो जाएगा दुगना, जस्ट मैक्सिमम लोगों का दुगना ही होता है, तो 8 दूनी के 16। और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 4 है, तो 16 गुणे 4 हो जाएगा, तो 2 गुणे 1 32 गुणे 1 और 4 गुणे 16। जब सबको आप जुड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 98। 32 में 2 जुड़ेंगे 34 हो गया, और 16 चौके 64, 32 दूध 34, 34 में आप जोड़ दीजिए 16 चौके 64 को, जब जोड़ेंगे आपका तो आएगा 98। ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब यहाँ पर हम लोग अब निश्चित उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला के बाद अति लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। किधर बढ़ते हैं, अति लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। देखिए यहाँ पर पहला जो प्रश्न दिया गया है अति लघु में, तो एथेनॉल के दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखना है हम लोग को। एथेनॉल का दो महत्वपूर्ण उपयोग कौन कौन सा है। देखिए बात हो रही है यहाँ पर इथेनॉल की, इथेनॉल की बात हो रही है, इथेन धन ऑल। तो यहाँ पर देखिए C2 हो गया ना, C2 इथेन हो जाएगा ना, ये C2H5, C2H5OH जो होता है, देखिए OH, तो दो को क्या बोलते हैं हम लोग, दो को बोलते हैं एथ, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन बोलते हैं, और OH की वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें ऑल जोड़ देंगे। ये इथेनॉल का देखिए फार्मूला हो गया। देखिए इथेनॉल का जो उपयोग होता है, जिसे हम लोग शराब भी कहते हैं, दवाओं का, प्लास्टिक में, लाख में, पॉलिश में, प्लास्टिक साइजर और सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। देखिए इथेनॉल का उपयोग जो होता है दवा में किया जाता है, एक सामयिक एंटी इन्फेक्टिव के रूप में किया जाता है। और इथिलीन ग्लाइकॉल की बात हो गई या मेथनॉल ओवरडोज की बात हो गई के लिए एक मारक के रूप में यूज किया जाता है। वैसे देखिए एक बात अगर हम आपको बताते चले यहाँ पर कि जो भी अगर ज्यादातर यूजेज होती है, अगर यूजेज में अगर कोई चीजें आपको ध्यान में नहीं आती, कुछ समय के लिए आप एक बात जोड़ सकते हैं सभी में कॉमन रूप से, कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, तो ये बात जो है मैक्सिमम में जो है आप लेकर काम चला सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 8 की ओर। कपूर का वाष्पित होना तथा बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन। देखिए वाष्पित होना जो होता है ये भौतिक परिवर्तन है, और बर्फ का पिघलना भी क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है ना, तो इसे हम लोग भौतिक परिवर्तन में देखते हैं सभी चीजों को। ठीक है ना, प्रश्न के 9 देखिए क्या है, अति लघु का पीएच मान के आधार पर देखा जाए तो अम्लीय तथा क्षारीय मृदा का परीक्षण कीजिए। देखिए पीएच मान जो होता है 4 से 7 के मध्य हो तो मृदा अम्लीय होती है। अगर पीएच मान जो, पीएच यानी पॉइंट ऑफ एच, देखिए H प्लस का मतलब हो गया पॉइंट ऑफ एच, यानी पॉइंट ऑफ एसिडिटी को जो बताता है उसे हम लोग कहते हैं पीएच मान। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस होता है ना, तो कहते हैं हम लोग कि हाइड्रोनियम आयन के या हाइड्रोक्सिल आयन के ऋणात्मक लॉग को हम लोग बोलते हैं पीएच मान। अब यहाँ पर बात हो रही है 4 से 7 के मध्य रहेगा तो मृदा जो होगा वो अम्लीय होगा, जबकि 8.5 से 10 के मध्य अगर रहेगा तो मृदा को हम लोग क्षारीय की श्रेणी में रख देते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग कौन है, मोहर लवण। मोहर लवण की बात हो रही है तो कैल्शियम फास्फेट की बात हो रही है। तो मोहर लवण का सूत्र और कैल्शियम फास्फेट का, देखिए मोहर लवण का FeSO4 NH4 twice into SO4 in dot 6H2O, तो ये होता है मोहर लवण। ठीक है ना, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट, ये हाइड्राइड हाइड्रोनियम आयन हो गया, वजल हो गया साथ में साथ। तो FeSO4 NH4 twice SO4 dot 6H2O, ये जो होता है मोहर लवण का फॉर्मूला होता है। देखिए फिटकुरी कभी आप याद रखिएगा, K2SO4 Al2SO4 फ्लैश इंटू 24H2O ना, ये फिटकरी का भी फॉर्मूला बार बार पूछा जाता है। हालांकि यहाँ पर मोहर लवण का पूछा गया है, मान लीजिए मोहर लवण का नहीं पूछता तो लंबे में ज्यादा बड़ा में फिटकरी का ही फॉर्मूला है। कैल्शियम फास्फेट का पूछेगा तो CO3PO4 ट्वाइस, ये हो जाएगा आपका कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला। ठीक है ना, निम्नलिखित पर उष्मा के प्रभाव का रासायनिक समीकरण क्या करना है, लिखना है। देखिए NaCHO3 NaCHO3 और CaCO3, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जब हम लोग ये जो लिखा गया है ये चीजें में थोड़ा सा देखिए सुधार करना पड़ेगा। रासायनिक समीकरण तो ये आपका NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट की बात हो रही है ना,
तो कार्बोनेट परिवर्तित हो जाता है, CO2 निकलता है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट ये है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, जो खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा होता है ना, देखिए NaHCO3 हो रहा है। तो जब इसको आप गर्म करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड में ये परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। चूना पत्थर को जब लेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाएगा, जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना भी कहते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ऑडियो ये सेशन, बहुत ही ज्यादा। ऑडियो यदि थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है वीडियो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और कर दीजिएगा इसे अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर, और रेगुलरली आप स्टडी नहीं करते, ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। देखिए दुआरे पहले बार आप तो समझिन के लगल हगवास ये वाला काम मत करिए कि हाँ भैया अब हमारे लगे आ गया तो अब 2 दिन बचला 4 दिन बचला तो पूरा एकदम जीव जान से लगना पड़ेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं आप। देखिए चीजों के लिए जो बना हुआ है, कहा गया है कि बड़े बड़े बहल गिना गदवा कलश कितना पानी। तो निश्चित तौर पर आप जब किसी चीजों को समय से पहले अगर आप उसको भाप लिए, समय से पहले आप उसके लिए परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो निश्चित तौर पर वो भी आपके लिए समर्पित भाव से रहेगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे 2 दिन में मेरा काम हो जाएगा, 3 दिनों में काम हो जाएगा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यकीन मानिए इस बात का मेरा, और अंत में आपको निराशा याद रहेगी। तो इसलिए आप समय रहते तैयारी करिए। अभी आप लोग के पास बहुत समय है, 1 से 2 घंटे आप डीजे सर चैनल के साथ दीजिए और घर पर भी स्टडी कीजिए। इस समय देखिए विद्यालयों में कम समय तो जाते हैं लोग, क्योंकि प्रैक्टिकल आप लोग को देना है, और मैक्सिमम समय जो है सेल्फ स्टडी पर समय दीजिए, क्योंकि फरवरी में ही आपका एग्जाम हो जाएगा। नवंबर दिसंबर जमकर एकदम तैयारी करिए। अब नवंबर तो खत्म ही हो गया, दिसंबर जनवरी बचा है, और उसी में दिसंबर जनवरी में भी आप पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो प्री बोर्ड रहेगा आपका। ठीक है, तो समय है नहीं आपके पास, अब लापरवाही करें चाहे आप सदर जाएं, ये आपके ऊपर है। चलिए बढ़ते हैं हम। एक नाइट्रोजनी उर्वरक का नाम तथा सूत्र लिखिए। देखिए अमोनियम आयन हो गया, ठीक है, नाइट्रेट आयन हो गया तथा नाइट्राइट आयन हो गया ना। अमोनियम आयन नाइट्रोजनी आयन के बाद में होगी यूरिया का, देख लीजिए यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2 हो गया, ठीक है ना, तो वो यूरिया हो गया, वो भी आप उर्वरक के रूप में लिख सकते हैं। नाइट्रोजन के पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं? देखिए प्रकृति में अगर नाइट्रोजन चक्र की बात करें हम लोग, नाइट्रोजन साइकिल को याद रखिएगा दोस्तों। नाइट्रोजन देखिए प्रकृति में नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल के रूप में वायु के देखिए नाइट्रोजन नाइट्रेट तथा अमोनियम लवणों के रूप में पौधों में चली जाती है। अगर देखा जाए तो यहाँ प्रोटीन बनती है जो जीवधारियों को भोजन के काम में आती है। जीवधारियों के अगर देखा जाए तो मलमूत्र द्वारा या फिर अमोनियम लवणों तथा नाइट्रेट आदि में परिवर्तित हो जाती है, वही स्वतंत्र N2 के रूप में वायुमंडल में आ जाती है। इस प्रकार वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो है 79% जो रहता है वो स्थिर रेशियो वो बना रहता है। ठीक है, उसमें ज्यादा इधर उधर उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है। नाइट्रोजन का क्या होता है, देखिए यौगिक बनकर वनस्पति तथा जीवों में जाने और वनस्पति तथा जीवों से मुक्त अवस्था में आने का जो चक्र रहता है, इसे हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम लोग? नाइट्रोजन चक्र बोलते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की किन्हीं 4 महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के लिए क्या दिया हुआ था, इन्होंने 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में देखिए कहा गया, विश्व का प्रत्येक पदार्थ तथा तत्व अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। ये सूक्ष्म कण परमाणु होते हैं जिसे अविभाज्य हम लोग कहते हैं। अविभाज्य का मतलब होता है इंडिविजुअल, जिसे विभाजित न कर सके। कुछ ऐसे भाग मिलते हैं आप लोग को, जैसे आप लोग को भिन्न वाला भाग मिलता है, उसको काटते जाते हैं काटते जाते हैं काटते जाते हैं, लास्ट में ऐसा आता है कि वो नहीं कटता है। जैसे मैं आप लोग को एक बड़ा सा चाक दे दूं, मैंने आपको एक बड़ी सी छड़ी दे दिया, उस छड़ी को मैंने कह दिया कि आप तोड़ दीजिए, आपने तोड़ दिया, फिर मैंने कहा फिर तोड़ दीजिए, आपने फिर तोड़ दिया, फिर मैंने कहा उसको तोड़ दीजिए, फिर आपने तोड़ दिया, फिर मैंने कहा उसको तोड़ दीजिए, फिर आपने तोड़ दिया। लेकिन एक ऐसा स्टेज आएगा जब आप उसको तोड़ नहीं पाएंगे, यानी उस चाक के छोटे टुकड़े या तो जो लकड़ी का छोटा टुकड़ा है उसे आप तोड़ते 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 एक ऐसा स्टेज आएगा जब वो टूटेगा नहीं। तो टूटेगा नहीं मतलब क्या है, वो अति सूक्ष्म हो गया है और साथ ही साथ वो अविभाज्य हो गया। अब यहाँ से वो विभाजित नहीं हो सकता है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, उसे ही हम लोग बोलते हैं परमाणु। ठीक है, वही एटम होता है। ठीक है ना, ये चीजें। अब देखिए इसके बारे में सबसे पहले बताया था डाल्टन साहब ने ना परमाणु सिद्धांत में। और देखिए परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। और तीसरा जो है, एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का आकार जो होता है, भार तथा गुण जो होता है वो समान रूप से होता है। जैसे हम लोग बात करें, हम लोग यहाँ पर प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, ठीक, 1H1 1H2 1H3, तो बहुत माइनर लोगों में डिफरेंस होता है। देखिए प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, जैसे हम लोग हाइड्रोजन को जानते हैं तो हाइड्रोजन लेकिन 3 रूपों में होता है, 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन होता है? प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। कौन कौन होता है? 1H1 1H2 और 1H3। देखिए भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के भार तथा गुण जो होते हैं वो भी भिन्न होते हैं भाई, जाहिर सी बात है। अब आप कार्बन को ले लीजिए और नाइट्रोजन को ले लीजिए, अलग अलग है लोग। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पर। और मेंडलीव के आवर्त सारणी की 2 उपयोगिताओं तथा 2 कमियों का उल्लेख करना है।
मेंडलीव साहब का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए आप लोग 118 तत्वों के बारे में जो पढ़ते हैं वो तो मुझे भी तत्व अच्छे से याद है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर एक मिनट में बताना चाहूंगा मैंने किस तरीके से उसको लर्न किया हुआ था। बहुत मैं जब बॉडी एग्जामिनेशन में था तो मैं पहले ही जाकर पहले मैंने यहाँ पर पहले एक पेज पर मैंने पूरे पीरियोडिक टेबल को ही लिख दिया था मैक्सिमम, और मुझे वो पीरियोडिक टेबल की मदद से कम 8 से 10 नंबर मिला हुआ था। देखिए मैं आपको सुना रहा हूँ, मुझे अब तक अच्छे से याद है और मैं क्लास भी लेता हूँ तो बच्चों को भी मैं बताता हूँ कि नहीं आप कैसे याद कर सकते हो उसको। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनियम, एक्टिनियम, टेट्रोनियम, जर्मनियम, अमोनियम, रुबिडियम, वैनेडियम, नियोडियम, टैंटालम, हाइड्रोजन, क्रोमियम, आयरन, टेक्सम, मैग्नीज, टेक्सम, क्रोमियम, आयरन, यूरेनियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रेडियम, रेडियम, निकल, प्लेटिनम, प्लूटोनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिल, हीनियम, नियान, आर्गन, कीटान, जनान, रेडान। ठीक है, इस तरीके से है। और यहाँ पर फिर एप्लॉक वाले आपके तत्व हो जाते हैं। ठीक है ना डिफिनेशन, तो इस तरीके से देखिए ये है मेंडलीव, और मेंडलीव साहब का बहुत बड़ा योगदान है आवर्त सारणी में। देखिए पहली बात कहा गया कि देखिए सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए इनकी क्या विशेषता थी मेंडलीव साहब की, तो मेंडलीव साहब ने क्या काम किया, इस तरीके से जब उन्होंने सजा कर दिया ना, जब उन्होंने वर्ग और आवर्त के रूप में जब सात और सात 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 लोगों का विभाजन किया ना, तो वहां पर उन तत्वों को उन लोगों ने उन्होंने स्थान दिया। देखिए किसी भी टॉपिक के लिए बाद में कितने लोगों ने सोचा वो मायने रखता है, लेकिन उस पर पहले किस व्यक्ति ने अपने विचार दिया ये बहुत मायने रखता है। तो तत्वों के अध्ययन में सुविधा मिली, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण विशेषताओं में इनके तत्वों के अध्ययन में बहुत बड़ी सुविधा मिली। तत्वों के वर्गीकरण में देखिए वर्गीकरण से उनके अध्ययन में बड़ी सहायता मिलती है। किसी एक वर्ग के सामान्य गुणों की जानकारी होने से उस वर्ग के सभी तत्वों के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, अतः इसकी सहायता से हर तत्व का अध्ययन भिन्न भिन्न नहीं करना पड़ता। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है एक कैटेगरी के लोगों को रख दिया गया है एक जगह पर। अब देखिए नए तत्वों की खोज भी की गई इसमें। नई तत्वों की खोज की भैया बात हो गया तो मेंडलीव ने जब यह सारणी बनाई तो उसमें उस समय बहुत से तत्व अज्ञात थे। जैसे स्कैंडियम की बात होती है, देखिए स्कैंडियम जिसका S21 होता है ना, स्कैंडियम, स्कैंडियम का देखिए SC होता है, इसका ये प्रतीक है, और यहाँ पर इसका 21 होता है परमाणु क्रमांक। लेकिन जब मेंडलीव साहब ने अपनी आवर्त सारणी बनाया हुआ था तो उस समय स्कैंडियम को उन्होंने जगह नहीं दिया था। ठीक है ना, लेकिन बाद में देखिए दूसरे जो साइंटिस्ट आए उन्होंने स्कैंडियम को खोजा, बाद में कहा कि नहीं भैया यहाँ पर देखिए इसको रखा जाएगा। तो कुछ व्यक्ति उसकी दूरदर्शिता को पहचान लिए हैं, ये अपने आप में मेंडलीव जी की एक बहुत बड़ी विशेषता है। उसने उनकी उपस्थिति के विषय में भविष्यवाणी कर उनके स्थान खाली छोड़ दिए थे और उनके गुणों को पहले ही बता दिया था। जब इन तत्वों की खोज हुई तो देखा गया कि उनके गुण जो है उसी प्रकार थे जैसे कि मेंडलीव ने बताए थे। तो देखिए मैंने अभी पहले ही बताया आपको कि स्कैंडियम उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, कि यहाँ पर आपको इसमें उदाहरण भी नहीं दिया गया, मैंने आपको उदाहरण भी अच्छे से समझा दिया। अब चलिए भाई जाहिर सी बात है कि दुनिया में तो कोई चीज परफेक्ट है नहीं, तो क्या इनमें डिफेक्ट था ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में सबसे महत्वपूर्ण बात ये था कि देखिए हाइड्रोजन का स्थान वो निर्धारित नहीं कर पाए। भैया ये तो बात ठीक है, हाइड्रोजन को आप पहले वर्ग में भी रख रहे हैं और सातवें वर्ग में भी रख रहे हैं, यानी चार धातुओं के साथ भी रख रहे हैं, और हेलोजन के साथ मतलब हीलियम, नियान, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सबके साथ भी रख रहे हैं, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इन सबके साथ भी रख रहे हैं आप, हेलोजन तत्वों के साथ भी रख रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप भाई? जाहिर सी बात है, देखिए अभी आप खाना चला रहे हैं, आप पास में बैठते हैं, सीधे सीधे ऐसे समझिए कि आप किसी पार्टी में बैठे हैं, आप ताट पे बैठे हुए और खाना चल रहा है आपको, या टेबल पर ही बैठे हैं खाना चल रहा है, अब दो दो पूरी रखते हुए किसी के यहाँ हम लोग 5 पूरी रख दिए, या एक एक जामुन किसी के यहाँ दिया जा रहा है, किसी के यहाँ थाली में 2 डाल दिया गया, तो भाई जाहिर सी बात उसका विरोध होने लगता है। तो कहने का मतलब यही चीज है यहाँ पर कि हाइड्रोजन को जब आप दो सबको एक ही जगह रखे हैं तो भैया हाइड्रोजन को 2 जगह क्यों रखेंगे आप? यही हो गया। देखिए इस प्रकार देखिए स्थान अनिश्चित होने के कारण हाइड्रोजन को जो है आवारा तत्व कहते हैं, रॉ एलिमेंट्स कहते हैं इसको ना। ये आवारा तत्व है कि मतलब अपने मन से घूम रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है। तो ये मेंडलीव साहब जो थे वो गुणों के आधार पर रखे थे भैया, उनका भी कोई उसमें बहुत बड़ा दोस्त नहीं है, वो उन्होंने अपने तरीके से अपने रिसर्च में दिया था इस बात को। अब देखिए दूसरा क्या है, समस्थानिकों का स्थान निर्धारित करना। देखिए समस्थानिकों का स्थान निर्धारित भी नहीं कर पाए थे लोग। वजह क्या है समस्थानिकों का स्थान निर्धारित न करने का पीछे वजह क्या है, इसे देख लीजिए भैया। आप जब देंगे यहाँ पर जब भी पढ़ेंगे आप पीरियोडिक टेबल को, तो उसमें देखिए रखा क्या गया है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, जिसके यहाँ हाइड्रोजन रखा गया है। अब हाइड्रोजन का मतलब कौन सा हाइड्रोजन बताइए? अब अभी हम हाइड्रोजन के बारे में मैंने आपसे कहा था अभी जस्ट कुछ पहले, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो जब मतलब अभी मैंने इसी लेक्चर में जब बता रहा हूँ, तो मैंने तो कहा कि भैया हाइड्रोजन का जो होता है वो क्या होता है, 3 लोग हैं। तो प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्राइटियम होता है। 1H1 होता है, 1H2 होता है, 1H3 होता है। लेकिन आपने जगह किसको दिया, 1H1 को दिया है कि 1H2 को दिया है कि 1H3 को दिया है? तो आप जब पहले करेंगे पहले नंबर पर हाइड्रोजन से स्टार्ट होगा ना। आप बाबू ने बताया कि ठीक है भैया क्रम से एक इलेक्ट्रॉन भर के हम पा सकते हैं, ठीक है पा सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उसमें किसको रखे हैं आप, 1H1 को रखे हैं कि 1H2 को रखे हैं कि 1H3 को? आपने तो क्यों सीधा सीधा कह दिया कि हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन में भी 3 लोग हैं, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है। तो
अगर आप प्रोटियम को रख दिया तो ड्यूटेरियम कहाँ गया, ट्राइटियम कहाँ गया, अगर ड्यूटेरियम को रख दिया तो प्रोटियम और ट्राइटियम कहाँ गया, तो यही विवाद हुआ। तो समस्थानिकों का स्थान निर्धारित नहीं किया गया। ये भी मेंटलिप की आउटसाइड की बहुत बड़ी दोष के रूप में या बहुत बड़े दोष के रूप में हम लोग इसे देखते हैं। देखिए किस तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं तो वे समस्थानिक कहलाते हैं। और भार परमाणु भार बराबर होते हैं। परमाणु भार के आधार पर समस्थानिकों की तालिका में भिन्न भिन्न स्थान मिलने चाहिए थे, परंतु ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण रूप से सामने निकल कर बात आया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। यहाँ विस्तृत होती है प्रश्नों की श्रृंखला में। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजनीकरण के स्थिरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आप लोगों को। ये देखिए देख लीजिए, इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट मार कर रख लीजिए। लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाएगा तो फिर आप लोग भी कहेंगे भैया इतना लंबा लंबा आप लोग क्लास चल गया तो गड़बड़ाने लगेंगे। तो इसको देख लीजिए स्क्रीनशॉट मार कर डिस्कस। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं निश्चित तौर पर इसके बारे में भी आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा बाद में। ठीक है, इस तरीके का देखिए नाइट्रोजन में जानते हैं कि हम लोग 79% क्या है वायुमंडल में नाइट्रोजन है। यह गैस कम क्रियाशील होने के कारण आसानी से यौगिक नहीं बनाती है। इसके यौगिक जो होते हैं नाइट्रेट और अमोनियम लवण आदि कृषि के अत्यंत उपयोगी हैं। पौधों में प्रोटीन इन्हीं लवणों की सहायता से बनता है, अतः वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन साइनामाइड अमोनियम लवणों आदि लाभदायक पदार्थों में परिणत करना बहुत ही आवश्यक है। वायुमंडल की देखिए नाइट्रोजन युक्त खादों के निर्माण के लिए उपयोगी पदार्थ में परिवर्तित होने या करने की क्रिया को नाइट्रोजन का स्थानीयकरण या बंधन या यौगीकरण कहते हैं। ठीक है ना, तो उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित होना, नाइट्रोजन युक्त खादों के निर्माण के लिए उपयोगी पदार्थों में जो परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो गया या बंधन हो गया उसका, या नाइट्रोजन का यौगिकीकरण हो गया। ठीक है ना, फिक्सेशन हो गया। ठीक है ना, ये हो जाएगा। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की प्रमुख विधियां देखिए क्या है। आकाश की बिजली द्वारा हो गया, जीवाणुओं के द्वारा हो गया, कई प्रकार से होता है इसका, कई तो ये मेथड है। और कृत्रिम विधियां भी देखिए लिखा गया है यहाँ पर। प्राकृतिक विधियां कौन कौन सी है देख लीजिए यहाँ पर। N2+ और 2NO बन गया। ये रिएक्शन कुछ महत्वपूर्ण इसमें है इस तरीके से। ये देख लीजिए, आपने इसकी साइड मार्क रख लीजिए इनका। और इसका पीडीएफ भी चाहिए दोस्तों तो 950 690 250 7 नाम के नंबर पर कर दीजिए व्हाट्सएप मैसेज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप जाते नहीं है, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय नहीं देते हैं आप लोग। व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है, उस पर भी आप मैसेज नहीं करते। देखिए कॉलिंग कम किया करिए, कॉलिंग की जरूरत नहीं है, कॉलिंग नहीं मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि जब व्हाट्सएप मैसेज आप डालेंगे तो उसमें आपको निश्चित तौर पर फीडबैक उसका मिलता है। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा है एडिशंस, इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, आप इस चीज को अच्छे से तैयार कर लेंगे। आपको पेपर प्रीवियस ईयर पेपर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहा था कि शत्रु जीतना है तो शत्रु की चीजों को पहले चाहिए, शत्रु की गहराई को पहचानिए। तो ये जो पेपर सामने आपके दिख रहा है तो ये शत्रु की गहराई आपके सामने दिख रही है। ठीक है दोस्तों, और किस तरीके से आपको लिखना है, कैसे एकदम संतुलित वर्डों में, ये पूरा का पूरा बना हुआ है। इस तरीके देखिए हैबर विधि द्वारा देखिए बनाने का निर्माण विधि बहुत ही जबरदस्त विधि है। कभी ये तो मैंने बताया हुआ है हैबर विधि को अमोनिया का निर्माण का, तो आप देख भी सकते हैं, डीजे सर चैनल पर उपलब्ध है ये। और देखिए शर्पेक विधि हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका। और पीडीएफ के लिए मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। देखिए ये किससे क्या प्राप्त होता है। सफेद फास्फोरस का पर गर्म तथा सांद्र चनोत्तरी क्रिया कराई जाती है, क्या बनता है देखिए यहाँ पर। ये सब इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर प्रज्वलित परीक्षण बेंजीन हेलोजनीकरण फिनाइल किनेटिक आप देखिएगा एक बार जैसे। ठीक है, आपका रहेगा डिमांड तो मैं निश्चित तौर पर इसका यहाँ पर जो इसका सॉल्यूशन मैं फिर से आपको बता दूंगा जहां तक मैंने कर रखा है। तो अगर आप कहेंगे नहीं सर इसका पूरा समझा दीजिए हमको अच्छे से, तो मैं आप लोगों के लिए समझाऊंगा जरूर। देखिए यहाँ पे क्रिकल बना हुआ है, ट्राई नाइट्रो जो फिनाल हो गया यहाँ पर ना, ये है पूरा यूरोट्रोपिन का यहाँ पर। ये देखिए पूरा ग्लूकोज ग्लिसरॉल हो गया, टीएनबी हो गया। तो सेशन लंबा हो जाएगा तभी आप लोगों के लिए ट्राई नाइट्रोबेंजीन हो गया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं जहां तक मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया हुआ उसके आगे मैं इसको एक्सप्लेनेशन जो है जरूर आपके साथ करूंगा। तो डियर्स आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से जिसका नाम है डीजे सर। तो जुड़कर तैयारी करिए और लोगों को भी इससे लाभान्वित जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।